हे गाइस, आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। तो जैसे कि मैंने अपेक्स प्रेडेटर की लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मांगा सिर्फ 33 चैप्टर्स तक पब्लिश हुई है और हम वो सारे चैप्टर्स अब कवर कर चुके हैं। अब क्योंकि आपको ये स्टोरी लाइन बहुत पसंद आ रही थी तो हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे इसके ओरिजिनल चाइनीज रॉ से। बट हमारे पास मांगा की इमेजेस नहीं है, सिर्फ है तो चाइनीज में लिखी हुई स्टोरी। सो मेरे पास पुराने इमेजेस को यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पुराने इमेजेस मैं मोस्टली यूज करूंगी कि मैं किस कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी एक्सप्लेनेशन और डिटेल में हो ताकि आप प्लॉट को, सिचुएशन को और कैरेक्टर्स के इमोशन और उसके एक्सप्रेशंस को समझ पाओ। मैं ये भी पहली बार कर रही हूँ एज एन एक्सपेरिमेंट, यही समझकर कर रही हूँ। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके सजेशंस मेरे एक्सपेरिमेंट का नतीजा बताएंगे। बुरे कमेंट्स भी सर आंखों पर, एज दे विल टीच मी हाउ टू गेट बेटर। तो चलें कहानी शुरू करें। तो आज का चैप्टर भी शुरू होता है शेंदाई के रिसर्च लैब में। जू मोयू ने शेंदाई को एक पैशनेट किस के बाद सोफे पर अपने लैब पर बिठा लिया था। फिर उसके स्वोलन लिप्स को जेंटली रब करते हुए उसे टीज करते हुए बोला, इंजीनियर शेन, कभी सोचा था क्या कि तुम अपने ऑफिस में इस तरह मेरे साथ बैठोगे? शेंदाई ये नहीं भूल पा रहा था कि ये उसका ऑफिस है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो लगभग कांपती हुई आवाज में बोला, स्टॉप प्लीज, आई एम बेगिंग यू। बहुत मुश्किल से वो ये कह पाया। ये जगह उसका ऑफिस था, उसकी लैब थी, वही जगह जहां उसने सालों तक मेहनत की, रिसर्च की और अपने ड्रीम्स को बिल्ड किया। यहाँ वो एक रिस्पेक्टेड ओमेगा साइंटिस्ट था, ना कि कोई टॉय। और उसी मोमेंट पे उसे फाइनली समझ आया कि वो भी कितना बुद्धू था। चाहे वक्त हो या जगह, उसके और जू मोयू के बीच का डिस्टेंस कभी कम ही नहीं हुआ था। एक इनविजिबल लाइन थी जो कभी क्रॉस नहीं होने वाली थी। जो वैल्यू और नाम उसने इतने सालों में कमाया था, शायद जू मोयू के लिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं थी। उसका सॉफ्टनेस सिर्फ एक प्लेफुल फ्लर्टेशन था और हर बार शेंदाई ने ही सिर्फ अपने दिल के ख्वाब सजा रखे थे, जबकि सच ये था कि वो सिर्फ एक कन्वीनियंस था, वो भी रात के लिए। तभी डोर पे नॉक की आवाज आई। शेंदाई लिटरली कांप गया। उसका पूरा बॉडी एक झटके से रिएक्ट कर गया और वो जू मोयू की गोद से तुरंत उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन जू मोयू ने उसकी कमर पकड़ के उसे रोक लिया। और तभी एक काम और कंपोज वॉइस में जू मोयू बोला, कम इन। जू मोयू टाइमिंग का किंग था। जब तक जाओलैन ने दरवाजा पुश किया तब तक उसने अपना हाथ छुपा लिया था और रिजल्ट, शेंदाई पूरा ऑकवर्डली लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया, जैसे किसी ने उसे सोफे पे धक्का दे दिया हो। जाओलैन की आंखों के सामने पूरा सीन क्लियर था। चाहे उसने फिजिकली कुछ ना देखा होता, पर शेंदाई का ओपन कॉलर, डिसहेवल्ड बाल, रेड आईज और स्वोलन लिप्स सब कुछ बोल रहे थे। और सबसे इंटेंस चीज थी जू मोयू के फेरामॉन्स जो अब भी उसके आसपास महक रहे थे। जाओलैन की बॉडी भी ट्रेम्बल कर गई। हाथों का ट्रे गिरते गिरते बचा। वो एकदम शॉक में फ्रीज हो गया, जैसे उसके ब्रेन ने प्रोसेस करना बंद कर दिया हो। जू मोयू ने कैजुअली अपने चिन से कॉफी टेबल की तरफ पॉइंट किया और बोला, इसे यहीं छोड़ दो। और फिर एक काम कमांड और दिया, दरवाजा बंद करो। जाओलैन ने बिना कुछ बोले मैकेनिकली ट्रे रखी और दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल कंफ्यूज्ड इमोशन से भर गया था। वो शेंदाई की तरफ देख नहीं पाया और शेंदाई भी उसकी आंखों का सामना करने से डर रहा था। जू मोयू ने हल्का सा स्माइल दिया जाओलैन की तरफ और बोला, तुम नए इंटर्न हो ना, नाम क्या है तुम्हारा? जाओलैन ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, यस प्रेसिडेंट जू, मेरा नाम जाओलैन है। इंटर्नशिप खत्म होने वाली है ना? हाँ, बस होने ही वाली है। उसके बाद यहाँ काम कंटिन्यू कर पाओगे? मुझे लगता है हाँ सर। जाओलैन के दिल में तभी एक अजीब सा डाउट चला। उसे अंदाजा हो गया था कि ये कैजुअल क्वेश्चंस इतने कैजुअल भी नहीं थे। उसके चेस्ट में टाइटनेस बढ़ने लगी थी और सबसे स्कैरी पार्ट था, जू मोयू ने अपने फेरामॉन्स का यूज तक नहीं किया था।
सिर्फ उसका स्टेटस ही काफ़ी था एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए। जू मोयू ने एक सिप ली अपने टी की और कामली बोला, जो लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप कर लेते हैं वो ऑलरेडी एक्सेप्शनल होते हैं। अगर वो कोई बड़ी गलती नहीं करते तो उनका यहाँ काम कंटिन्यू होना ऑलमोस्ट श्योर ही होता है। उसने बड़ी गलती के वर्ड्स पर ज्यादा जोर दिया था, जिसे इनडायरेक्टली कुछ कह रहा हो। फिर जू मोयू ने एक लाइट स्माइल के साथ कहा, इंजीनियर शेन के गाइडेंस में तुम भी काफी वैल्यू ऐड करोगे कंपनी के लिए, मैं श्योर हूँ। जाओ लैन ने बस एक लाइन में रिप्लाई दिया, मैं पूरी मेहनत करूंगा सर। तब जू मोयू ने डायरेक्टली पॉइंट करते हुए कहा, अभी जो तुमने देखा मैं उसे तुम्हारे प्राइवेसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम समझ ही गए होंगे कि क्या समझना है, राइट? जाओ लैन ने सीधा सर झुका के कहा, जी सर। जाओ लैन की तो सांस ही रुकी हुई थी और आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी कि डोंट मेस अप। जू मोयू ने अपना चाय का कप टेबल पे रखा और कैजुअली बोला, गुड, थैंक्स फॉर द टी, अब तुम जा सकते हो। जाओ लैन बिना कुछ बोले हेड डाउन स्टिफ स्टेप्स के साथ ऑफिस से बाहर चला गया। जाते वक्त उसने एक बार साइड ग्लांस दिया शेंदाई की तरफ, एक कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूज्ड, इमोशनल नजर के साथ। शेंदाई एक कोने में खामोशी से खड़ा था, जैसे किसी ने उसके कपड़े सबके सामने ही उतार दिए हो। बेइज्जती, गुस्सा, दर्द, उसके इमोशंस का कोई हिसाब ही नहीं था। और सबसे अजीब बात, ये सब उसी इंसान ने दिया था जिसको वो पसंद करता था, जिसे वो परफेक्ट मानता था। वो ही अब एक पल में विलन बन गया था। उसने इतने टाइम तक अपने आप को कंट्रोल किया, केयरफुली लाइन क्रॉस नहीं की, कभी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखी, सिर्फ इसीलिए ताकि इस वन साइडेड इक्वेशन में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट वो अपने लिए बचा के रख पाए। लेकिन जू मोयू जैसे इंसान के लिए ये सब कुछ बस एक सेकंड का काम था, सब कुछ कुचल देना। जैसे वो डिग्निटी समझता था, जू मोयू के लिए शायद उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। शेंदाई की आंखें लाल थी, सांस तेज चल रही थी और उसके लिप्स टाइटली प्रेस हो गए थे, जैसे वो अपनी हर एक फीलिंग को दबा कर रखना चाहता हो। जू मोयू ने उसे देखा और एक पल के लिए उसका दिल भी थोड़ा सा पिघल गया, खासकर जब उसने कंफर्म किया कि हाँ, शेंदाई ने एग्जीबिशन वाकई कलीग्स के साथ अटेंड किया था। वो बस उस मोमेंट पे जाओ लैन के साथ खड़ा था, जो कोइंसिडेंस से एक अल्फा भी था, पर फेरामोन्स जो डेलिबरेटली उसकी बॉडी पर छोड़े गए थे, उसके इंटेंशन सब क्लियरली समझ आ गए थे। और जू मोयू को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई और अल्फा उसके ओमेगा के इतना क्लोज काम करे और उसके लिए फीलिंग्स भी रखे। इसीलिए उसने जाओ लैन को सीधा वार्निंग दिया था और उसे रिट्रीट करने पर मजबूर भी कर दिया था। जू मोयू का एक्सप्रेशन फाइनली सॉफ्ट हो गया। उसने अपना हाथ शेंदाई की तरफ बढ़ाया और कहा, यहाँ आओ, लेट मी होल्ड यू। शेंदाई ने बस नजर झुका के कहा, तुम्हें जाना चाहिए, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जू मोयू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं बॉस हूँ, फर्क नहीं पड़ता। शेंदाई फिर भी स्टर्बन बना रहा, बोला, अगर तुम यहाँ रुक गए तो लोग बातें बनाएंगे। जू मोयू ने कॉन्फिडेंट टोन में रिपीट किया, फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ। जू मोयू ने जब अपना पाम ओपन किया तो वो एक इनविटेशन जैसा लग रहा था, जैसे कह रहा हो तुम मेरे हो। लेकिन शेंदाई के लिए ये हाथ एक ट्रैप जैसा था, क्योंकि जू मोयू अगर चाहता तो बस इन 5 उंगलियों को बंद करता और जो भी उसके अंदर आता वो कभी छूट नहीं पाता। अपने ही ऑफिस में खड़े होकर भी शेंदाई को लग रहा था जैसे वो यहाँ सिर्फ एक प्रॉपर्टी हो। धीरे धीरे वो उसके पास गया और फाइनली उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया, वही हाथ जिसको उसने कभी कितनी बार अपने ख्वाबों में थामा था। लेकिन आज वही हाथ उसे कोई वार्मथ नहीं दे रहा था। जू मोयू ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसके सॉफ्ट गालों को जेंटली पिंच करते हुए बोला, क्या बात है, क्या कोई थोड़ा सा अपसेट लग रहा है? शेंदाई ने अपना सर झुका दिया और थोड़ा रुककर फिर उसने पूछा, तुम यहाँ आए क्यों थे आज? जू मोयू ने उसकी गाल पर एक हल्का सा प्यार भरा किस दिया और टीजिंग टोन में बोला, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे लिए आया तो क्या तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा? फिर हल्की सी हंसी में बोला,
तुमने नहीं देखा, वो छोटा लड़का क्लियरली तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड था। शेनदाई ने दिल ही दिल में सोचा, छोटा लड़का? वो सिर्फ 2 साल छोटा है तुमसे। फिर धीरे से बोला, तो मैं क्या करूं? जू मोयो ने भी बिना सीरियसनेस के हंस दिया। फिर बोला, अच्छा ही किया ना जो मैंने उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया। और फिर कैजुअली आगे बोला, देखो, हम तुम एडल्ट्स हैं और मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा भी है कि तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पेक्ट करोगे। लेकिन अगर तुम किसी के साथ ऐसे डेली काम करते हो तो थोड़ा संभाल के, लोगों को शक नहीं होना चाहिए। शेनदाई के कानों में बस एक ही फ्रेज गूंजती रही, वो थी हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ये तो शब्द हमेशा उसे ह्यूमिलेटिंग क्यों लगते थे। वो अच्छी तरह समझता था जू मोयू का मतलब, कि चाहे वो नाम का पति हो, चाहे उसका कोई पब्लिक स्टेटस ना हो, चाहे ये रिश्ता एक दिन खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन जू मोयू तब भी उसके ऊपर अपना हक जताना नहीं छोड़ेगा। उसने सीधा ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ एक वर्ड कहा, ओके। थोड़ा स्माइल तो करो। जू मोयू ने उसके सॉफ्ट चीक्स को दोबारा पिंच करते हुए बोला, पतला तो वो था, लेकिन कुछ जगह से अभी भी थोड़ा सॉफ्ट था। फिर कैजुअली बोला, वैसे भी काम खत्म होने का टाइम तो हो ही गया है, तुम भी वापस जाओ। शेनदाई का ये थोड़ा एंग्री वर्जन उसके ओबीडियंट वर्जन से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था जू मोयू को। थोड़ा रिफ्रेशिंग, थोड़ा टेम्पटिंग। अपनी वॉच देखते हुए जू मोयू बोला, चलो मेरे साथ ही वापस चलो, 7:15 पर बेसमेंट में पार्किंग में मिलना। शेनदाई बोला, लेकिन आज रात को तो मैं तुम्हें डिनर पे ले जा रहा हूँ, जू मोयू ने इंटरप्ट करते हुए कहा। वो शेनदाई की गहरी आंखों में देखते हुए बोला, डिनर डेट विद मी, कैसा लगा आइडिया? शेनदाई एकदम ब्लैंक हो गया। उसका दिल डबल तेजी से धड़कने लगा और अगले ही सेकंड उसने रियलाइज किया, चाहे उसका गुस्सा अभी तक गया नहीं था, फिर भी सिर्फ इतनी सी स्वीटनेस से वो फिर से पिघल गया। लैब से निकलते वक्त शेनदाई ने अपने कपड़ों पर जानबूझकर थोड़ा अल्कोहल गिरा दिया था ताकि जू मोयू की फेरामोन्स की सेंट मास्क हो जाए। शेनदाई जब बेसमेंट पार्किंग में पहुंचा तो ओल्ड वू ऑलरेडी कार के पास खड़ा था, रेस्टोरेंट बुकिंग करते हुए। शेनदाई भी चुपचाप बैक सीट पर बैठ गया। ओल्ड वू ने उसे सर हिलाकर ग्रीट किया। थोड़ी देर बाद जैसे ही जू मोयू कार में आया, तुरंत नाक चढ़ाते हुए बोला, ये अल्कोहल की स्मेल क्यों आ रही है? शेनदाई ने सीधा जवाब दिया, मैंने थोड़ा सा कपड़ों पे डाल दिया था, वरना लोग तुम्हारे फेरामोन स्मेल कर लेते ना। जू मोयू ने बात तो मान ली, लेकिन फिर भी उसका चेहरा थोड़ा सा बिगड़ गया था। क्लियरली वो प्लीज नहीं था। उसने तुरंत बोला, ओल्ड वू, पहले मॉल चलो, इसे नए कपड़े दिलवा देते हैं। शेनदाई ने कुछ बोलने के लिए मुंह तो खोला, लेकिन फिर चुप रह गया, क्योंकि वो जानता था जू मोयू के सामने नाक का कोई मतलब नहीं होता। अगर उसने मना भी किया होता तो उसका जू मोयू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बुटीक के बाहर जाके जू मोयू ने उसे एक सेल्स असिस्टेंट के हवाले कर दिया और क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिया कि इसके लिए कुछ कैजुअल कपड़े लाओ, ऐसे जो काम के लिए और डेली वियर दोनों में चल जाएं। सेल्स असिस्टेंट तुरंत समझ गया। जब जू मोयू एक साइट में बैठकर फोन कॉल कर रहा था, तभी शेनदाई थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हुआ कपड़े ट्राई कर रहा था और हर बार सेल्स गाय उसके ऊपर एक एक शर्ट या जैकेट लगाकर देख रहा था। एक बार शेनदाई की नजर एक प्राइस टैग पे पड़ गई। उसके दिमाग में तुरंत थॉट आया, ये तो मैं ऑफिस में पहन ही जा ही नहीं सकता, इट्स टू मच। कपड़े ट्राई करते वक्त उसके फोन पर 2 बार बज हुआ। चेंगजी माई का मैसेज था। उसने लिखा था, तुम इतने जल्दी भाग क्यों गए थे? क्राउन प्रिंस इतनी देर तक तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहा था? और साथ में एक्साइटेड मीम भी था। शेनदाई ने एक हाथ में कपड़े संभालते हुए चेंगजी माई को रिप्लाई किया, जस्ट वर्क, और कुछ नहीं। उसके बाद चेंगजी माई का कोई रिप्लाई नहीं आया। बस तभी जब शेनदाई वापस अपने नॉर्मल कपड़ों में चेंज करके बाहर आने वाला था, अचानक एक एक्साइटेड आवाज सुनाई दी, यू ब्रदर। और सामने से एक गॉर्जियस कपल बुटीक के अंदर एंटर कर रहा था, हाथ में हाथ डाले, फुल क्लासी स्टाइल में। ये थे जू चेंग चेंग और यू बायुए। उसके पीछे ड्राइवर चल रहा था, जिसके हाथ में लग्जरी ब्रांड्स के बड़े छोटे बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे।
जू चेंग ने आईब्रो उठाई और क्लियरली सरप्राइज होते हुए बोला, वाह, बिग ब्रदर तो सिस्टर इन लॉ के साथ शॉपिंग भी करते हैं। जू मोयू ने कैजुअली जवाब दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? चेंग कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसकी नजर जब शेंदाई पे गई तो उस गेज में कुछ अलग ही मीनिंग था। शेंदाई थोड़ा दूर खड़ा था और उस मोमेंट पे ऑनेस्टली उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। तभी यू बायुए एक्साइटेड होके बोला, यू ब्रदर, आप मेरे भाई को नए कपड़े दिलवाने लाए हैं? फिर डायरेक्टली वो शेंदाई के सामने आके खड़ा होके बोला, वैसे ये आउटफिट ठीक है, पर ये ब्रांड तुम पे सूट नहीं करता, बहुत ज्यादा बिजनेस टाइप नहीं लगता ये। और फिर वो जू मायू की तरफ देखकर बोला, यू ब्रदर, आप तो यूजुअली ऑफ द रैक कपड़े पहनते भी नहीं हो, तो ये ये स्टाइल एक यंग ओमेगा के लिए काफी बोरिंग है। उसका टोन थोड़ा स्पॉइल्ड बच्चों वाला था, लेकिन इतना सॉफ्ट और स्वीट कि किसी भी अल्फा का दिल पिघला दे। शेंदाई ने सोचा, यू क्यूट बन के पैम्परिंग लेना, जू मोयू को तो वैसे भी ऐसे ही लोग पसंद हैं, मैं तो कभी ऐसा कर ही नहीं पाता। तभी जू मोयू ने स्माइल करते हुए बोला, वैसे इसके कपड़े हमेशा सिंपल ही होते हैं, तो ऐसा करो तुम ही उसके लिए कुछ चूज कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जो लोगे वो भी उस पे और ज्यादा मिसमैच्ड ही लगेंगे। जू मोयू की बात सुनकर यू बायुओं की आंखों में चमक आ गई। बोला, परफेक्ट, चलो एक नियर बाई शॉप में चल के ट्राई करते हैं। पर शेंदाई जाना नहीं चाहता था। उसने पोलाइटली मना करते हुए कहा, नहीं थैंक्स, मैं यूजुअली काम पे ही रहता हूँ, तो प्लेन और सिंपल कपड़े पहनना ही बेटर होता है। लेकिन यू बायुए तो फुल ऑन दिखावा करने के मूड में था। बोला, लाइफ में काम के अलावा भी तो चीजें होती हैं, मुझ पे ट्रस्ट करो, एक बार मेकओवर करवा लो, तुम और यू ब्रदर एक्चुअल कपल जैसे लगोगे। ये लाइन शायद इंटेंशनली थोड़ा ताना था, पर शेंदाई ने उसको इग्नोर कर दिया। बिल्कुल काम टोन में बोला, थैंक यू बट रियली नो नीड। तभी जू चेंग ने यू बायुए को सिग्नल देते हुए बोला, छोड़ो ना, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, और तुमने तो कहा था ना कि तुम टायर्ड हो, चलो डिनर करने चलते हैं। ओके, यू बायुए ने एग्री किया। फिर जू मोयू से पूछा, वैसे यू ब्रदर, आप लोग कहाँ डिनर करने जा रहे हो, क्या हम लोग ज्वाइन कर लें? ये सुनकर तो शेंदाई का दिल एकदम संक कर गया। उसने एक छोटी सी होप रखी थी कि जू मोयू रिफ्यूज करेगा। आखिर ये उन दोनों का डेट था ना, चाहे फिर वो सिर्फ मानने के लिए ही क्यों ना हो। पर जू मोयू का पूरा फोकस तो सिर्फ यू बायुए पर था। वो जितना सुंदर लग रहा था जिसे ग्लो ही कर रहा हो, और बिना किसी हेसिटेशन के जू मोयू ने हाँ कह दिया। शेंदाई ने चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर ली, अंदर से बस एक ही चीज रिपीट करता रहा, बस और एक्सपेक्टेशन मत रखो, इस इंसान से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दो अब। जू मोयू ने एक फैंसी रेस्टोरेंट बुक किया था जो एकदम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही था। नाइट व्यू, स्पार्कलिंग स्काईलाइंस और ब्यूटीफुली प्लेटेड मॉडर्न चाइनीज फूड, ऐसा प्लेस जहां आइडियल डेट होनी चाहिए थी। लेकिन शेंदाई सिर्फ साइलेंटली खाता रहा। टेबल पे जो बातें हो रही थी, चाइल्डहुड की स्टोरीज, मेमोरीज, टीजिंग, सब उन तीनों के बीच की थी, और उन सब में शेंदाई बस एक आउटसाइडर बन के रह गया था। जू ब्रदर्स, जो यूजुअली एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, आज सरप्राइजिंगली चिल थे, शायद यू बायुए की वजह से। पर उनके हर एक जोक, हर एक रेफरेंस शेंदाई के सर के ऊपर से जा रहा था। वो उनका हिस्सा था ही नहीं। बस ये डिनर जल्दी खत्म हो जाए, यही एक विश थी उसके मन में, ताकि घर जाके अपना थीसिस पे वो काम कर सके। खाने का 70% हिस्सा खत्म करने के बाद वो रेस्टरूम चला गया। टॉयलेट के बाद जब उसने मिरर में खुद को देखा तो थोड़ी देर तक स्टेयर करता रहा। उसके पहने हुए कपड़े क्लियरली एक्सपेंसिव थे, फाइन काश्मीरी स्वेटर, हाई एंड ट्राउजर्स, जिनके प्राइस टैग्स उसके पूरे महीने की सैलरी के बराबर होंगे। पहले जो चीप स्वेटशर्ट और शर्ट उसने पहनी थी, उनके मुकाबले में अब वो डेफिनेटली ज्यादा पॉलिश लग रहा था। लेकिन उसके दिमाग में एक ही लाइन गूंज रही थी, कपड़े इंसान को सिर्फ इंसान जैसा दिखाते हैं, लेकिन असली दुनिया में ये सिर्फ एक डिस्गाइज होते हैं। चाहे वो भी अब दिखने में जू फैमिली के मेंबर्स के लेवल का लग रहा हो, लेकिन ट्रुथ तो यही था ना
कि वो उनकी दुनिया का हिस्सा कभी था ही नहीं। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कर क्या रहा है। मिरर के सामने खड़ा होकर शंदाई बस खुद से यही सवाल पूछ रहा था। तभी उसके पीछे से एक रिफ्लेक्शन आई और मिरर में उसने देखा एक प्लेफुल सी मुस्कुराहट। यू बायुवे उसके पास आ गया था। बस साइड में खड़ा होकर वो कैजुअली बोला, नॉट बैड। यू ब्रदर ने पहली बार किसी को शॉपिंग पे लाया है। नॉर्मली तो वो ऐसे बोरिंग काम दूसरों से करवाते हैं। शंदाई ने बिना देखे हाथ धोते हुए कैजुअली सा जवाब दिया। कपड़ों पे थोड़ी ड्रिंक गिर गई थी। इतना कहकर वो सीधा निकलने के लिए मुड़ गया, लेकिन यू बायुए ने रास्ते में आके उसका रास्ता काट दिया। उसके चेहरे पे एक ऐसी एक्सप्रेशन थी जो थोड़ी इनोसेंट भी थी और थोड़ा हर्ट भी। वो बोला, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जैसे मैं कुछ बुरा करने वाला हूँ? पैरानोइयो का केस है क्या तुम्हारा? शंदाई ने फाइनली उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम भी इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो मुझसे? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई थ्रेट हूँ? यू बायुए एक सेकंड के लिए स्टन रह गया, फिर हल्का सा हंस दिया। बोला, थ्रेट? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो एक्चुअली ये चाहता हूँ कि तुम यू ब्रदर को संभाल लो। बिजनेस फैमिली के अंदर ही रहना चाहिए ना। समझदार बनो, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। शंदाई का एक्सप्रेशन तुरंत ही कोल्ड हो गया। बोला, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, और ना मुझे तुमसे ना तुम्हारे यू ब्रदर से किसी भी तरह का रिश्ता बनाना चाहता हूँ। मैं ये क्लियरली पहले भी कह चुका हूँ, और अगर तुम लोग फिर भी चिपक के रहे तो वो बदतमीजी होगी। यू बायुवे अब ओपनली जोर जोर से हंसने लगा, फिर बोला, ओ वाह, तो अब मैं बदतमीज हो गया हूँ? तो तुम क्या कर लोगे मुझे लेके? तुम सच में एक अच्छी चीज को पहचान ही नहीं पाते। यू ब्रदर का मार्क नहीं चाहिए क्या तुम्हें? मत झूठ बोलो, मेरे सामने नहीं चलेगा तुम्हारा ये इनोसेंट वाला एक्ट। शंदाई की आंखें और नैरो हो गई और फिर उसने सीधा छक्का लगाते हुए बोला, तुम बार बार उस मार्क की बात क्यों करते रहते हो जो तुम खुद भी नहीं पा सकते? लगता है तुम थोड़े ऑब्सेस्ड हो। यू बायुए ने उसे एक इंटेंस ग्लेयर दिया, आंखें वाइड ओपन, जैसे वो अपनी लिमिट पर पहुंच गया हो। फिर बोला, ना तुम किसी अच्छी चीज को समझ पाते हो, ना ही तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा है। टॉप अल्फाज के साथ गेम खेलने में पैसा, नाम, फायदा सब कुछ मिल जाता है। थोड़ा सा कैसे हैंडल करना है आता हो तो उनका मार्क लेना भी इम्पॉसिबल नहीं होता। लेकिन तुम तो अलग ही पीस हो। तुम्हें वो सब नहीं चाहिए, तो क्या तुम्हें फीलिंग्स चाहिए? शंदाई ने थोड़ा आगे बढ़ के जवाब देने की कोशिश की। बोला, तुम्हारा ही कॉम्प्लेक्स लगता है, मैं तो। लेकिन यू बायुए ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसका एक्सप्रेशन भी एकदम सीरियस हो गया। बोला, टॉप अल्फाज के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती। उनकी पूरी लाइफ की फिलॉसफी सिर्फ एक ही वर्ड में लिखी जा सकती है, और वो है जीतना। डिनर के दौरान शंदाई ने धीरे धीरे इन तीनों के बचपन और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा और समझना शुरू किया। टर्न्स आउट कि यू बायुवे और जू चेंग चेंग सेम एज के थे और स्कूल लाइफ के पहले स्टेज में क्लासमेट्स भी रह चुके थे, तो नेचुरली उनका कनेक्शन ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी आई और उनकी सेकेंडरी जेंडर ट्रेट्स एक्टिवेट हुई और फिर सबके ओवरसीज एजुकेशन के बाद उनका बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो एंगेजमेंट जू मोयू और यू बायुए के बीच था वो कोई चाइल्डहुड रोमांस नहीं था, बल्कि एक बिजनेस क्लॉज के अंडर हुई डील ही थी। और उनकी बातों से शंदाई को ये भी समझ आया कि यू फैमिली का डाउनफॉल तो काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक काफी बड़ा ट्रम्प कार्ड प्ले किया था, माइनिंग के राइट्स। 15 साल पहले स्टेट ने प्राइवेट कंपनीज के लिए ये माइनिंग रिलेटेड लाइसेंसेस इशू करना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था, और पुराने लाइसेंसेस को भी हर 3 साल में लैंड, प्लानिंग और एनवायरनमेंट जैसे डिपार्टमेंट से रिव्यू करवाना पड़ता था। तो अगर किसी के पास ये वैलिड माइनिंग लाइसेंसेस बचे भी हैं, तो उनकी वैल्यू आज के ज़माने में किसी गोल्ड माइन से कम नहीं थी। लेकिन यू फैमिली ने एक बड़ी गलती की। एक नए मिनरल रिसोर्स टेक एडवांसमेंट का सही टाइम पे उन्होंने फायदा नहीं उठाया। रिजल्ट, ग्लोबल मार्केट में उनका रेपुटेशन गिर गया और उनके सारे शेयर्स और रेपुटेशन दोनों क्रैश कर गए।
फिर भी उनके पास अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग एसेट्स थे, वास्ट रिजर्व्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज, एडवांस इक्विपमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट वो वैलिड लाइसेंसेस। बाहर की फॉरेन कंपनीज का तो पॉलिसी की वजह से अब उनका कंट्री में एंटर करना अलाउड ही नहीं था। तो सिर्फ 2 डोमेस्टिक ऑप्शंस बचे, एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज और दूसरा स्टारशिप कॉर्पोरेशन। पॉलिसी रिस्क देखते हुए यू फैमिली पहले वाले ऑप्शन यानी स्टेट ओन्ड मर्जर के लिए लीन कर रही थी। लेकिन अगर कैपिटल और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स का एंगल देखा जाए तो स्टारशिप कॉर्पोरेशन क्लियरली ज्यादा फायदा दे सकता था उन्हें। और सबसे बड़ा हुक जो मिनरल्स के राइट यू फैमिली के पास थे, वो वही कैटेगरीज थी जिनकी डेस्परेटली जरूरत स्टारशिप को थी। इसीलिए तो सील दिस पावर मैरिज और दोनों कंपनीज के बीच ट्रस्ट और रिलेशनशिप डीपन करने के लिए मैरिज अलायंस करना एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल नेसेसिटी बन गया था। इन सारी बिजनेस स्ट्रैटेजी और मर्जर डील्स का एनालिसिस काफी टाइम से नेट पर हो रहा था। इंडस्ट्री के इनसाइडर्स भी स्पेकुलेट कर रहे थे, लेकिन एक चीज जो किसी को नहीं पता थी वो था जू मोयू का बिजनेस पार्टनर अब यू बायुए नहीं बल्कि शेन दाई बन चुका था। और सिर्फ इस डिनर कन्वर्सेशन के थ्रू शेन दाई को फाइनली समझ आया कि ये शादी का असली मकसद सिर्फ था बिजनेस, मर्जर और म्यूचुअल गेन्स। एक बार डील फाइनलाइज हो गई तो उनके बीच की शादी भी ऑफिशियली खत्म हो जाएगी। जिस दिन मर्जर पे मोहर लगेगी, शेन दाई और जू मोयू का डिवोर्स भी कंफर्म हो जाएगा। जब डिनर टेबल पे मर्जर डिटेल्स डिस्कस हो रही थी तो यू बायुए ने अपना फ्लर्ट मोड ऑफ कर दिया। एकदम प्रोफेशनल टोन में बड़ी लॉजिकली और क्लैरिटी के साथ बात करने लगा। वो सिर्फ फैशन और लग्जरी में ही नहीं बल्कि बिजनेस और स्ट्रैटेजी में भी काफी शार्प निकला। क्लियरली यू बायुए वाज नो फूल। शेन दाई चुपचाप एक कॉर्नर में बैठा सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा। उसके दिमाग में बार बार रेस्टरूम वाली बातें घूम रही थी। शायद यू बायुए सच में काफी ज्यादा समझदार था। शायद उससे अल्फाज का नेचर ज्यादा अच्छे से समझ आता था। उसने जू मोयू की तरफ एक छोटा सा ग्लांस लिया और सोचा, क्या पता शायद जू मोयू में भी फीलिंग्स है, बस अब तक उसे वो इंसान नहीं मिला जो उसका दिल छू सके। डिनर के बाद यू बायुए और जू चेंगचेंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले गए, एकदम रोमांटिक कपल वाली वाइब्स में, जैसे कॉलेज के लव बर्ड्स हों। जू चेंगचेंग उसके लिए प्रॉन्स पील कर रहा था और यू बायुए उसे खिला रहा था। हर गेस्चर एकदम पिक्चर परफेक्ट। लेकिन शेन दाई के मन में कुछ चुभने लगा, एक अजीब सी अनईजीनेस, जैसे ये सब सिर्फ एक फसाड हो, एक परफेक्ट रोमांस का केयरफुली क्राफ्टेड शो। पर ये शो किसके लिए था? दुनिया के लिए, एक दूसरे के लिए, या जू मोयू के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, जू मोयू क्या महसूस कर रहा था उन दोनों को देख के? क्या उसका दिल अभी भी यू बायुए के लिए धड़कता है? आखिर यू बायुए तो उसका एक्स फियांस था ना, जिसे वो कभी पसंद करता था, जिससे वो शादी करना चाहता था। शेन दाई ने सोचा, क्या पता जू मोयू भी वही पेन फील कर रहा हो जो मैं कर रहा हूँ, एक ऐसी चाहत जो कभी पूरी नहीं हो सकती। पर तभी जू मोयू ने कैजुअली अपने फोन पे कुछ टेक्स्ट चेक किए और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, चलो घर चलते हैं। उसके टोन में कोई फर्क नहीं था, जैसे डिनर, वो ऑकवर्ड मोमेंट, वो नॉस्टैल्जिया कुछ भी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। शेन दाई के पास कुछ भी कहने को नहीं था। वो बस बैठा और विंडो के बाहर के नाइट व्यू को देखता रहा। ये वही तो डिनर था ना जो उसने अपने मन में इमेजिन किया था, जू मोयू के साथ एक खूबसूरत विंडो के सामने सिटी की रोशनियों को देखते हुए। चाहे उसका दिल कितना भी डिस्टेंस हो, ऐसा एक मोमेंट भी काफी होता है सिर्फ थोड़ी सी खुशी देने के लिए, बस एक सपने जैसा पल। कार में वापस जाते वक्त जू मोयू ने एकदम से पूछा, रेस्टरूम में यू बायुए ने तुमसे क्या कहा? शेन दाई ने अपना रिहर्स्ड आंसर दे दिया। वो बोला कि मुझे थोड़ा और ड्रेसअप करना चाहिए। आखिर वो सच भी कैसे बताता कि यू बायुए और जू चेंगचेंग मिलके उसका अल्फा हैंडल करने का प्लान बना रहे हैं और उसे जू मोयू का मार्ग दिलवाना चाहते हैं। जू मोयू हंस के बोला, ड्रेसअप? मेरे लिए? मुझे सिड्यूस करने के लिए? शेन दाई ने हल्की सी वॉइस में बोला, हाँ कुछ वैसा ही बोला था।
जू मोयू ने उसे एक साइड ग्लांस दिया, फिर बोला, तुम्हें कपड़ों की जरूरत नहीं, लेकिन यू बायुए से थोड़ा सीखो कि अपने अल्फा को कैसे प्लीज करते हैं। बस एक टीजिंग रिमार्क ही था, लेकिन उसके वर्ड्स तुम्हारा अल्फा ने शेंदाई के दिल में कुछ हिला दिया था। उसका दिल एक सेकंड के लिए रेस कर गया। जू मोयू अपने रिंग के प्लैटिनम बैंड को घुमाता हुआ बोला, तुम कभी कभी थोड़े बोरिंग हो जाते हो। मैं जब घर आता हूँ तो मुझे रिलैक्स फील करना होता है। काम की बातें मत छेड़ना, अगर मैं खुद ना करूँ तो। शेंदाई ने सर झुका के धीरे से कहा, ठीक है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। जू मोयू थोड़ा मुस्कुराया, जैसे कैजुअली कह रहा हो। बोला, वैसे तुम बाकी ओमेगा से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट हो। मेरा मतलब पर्सनालिटी वाइज नहीं, बस पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूं। वो खुद नहीं समझ पाया कि शेंदाई में ऐसा क्या है जो उसे उसके लिए इतना पॉजिटिव बना देता है, जो उसके लिए स्पेशल है, जो उसने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो सिर्फ उसका था। पर जो बात जू मोयू के लिए एक तारीफ लग रही थी, शेंदाई के लिए वो एक तीखी चोट थी। पूरा दिन आज उसने इतना कुछ सह लिया था कि अब ये 2 लाइंस उसे कुछ भी नहीं लग रही थी। उसका दिल अब इतना नम हो चुका था कि पेन फील होना भी बंद हो गया था। शेंदाई ने कामली पूछा, फिर तुम उसके पीछे क्यों नहीं जाते? वो तो तुम्हारी हर रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है ना? जू मोयू ने थोड़ा सरप्राइज एक्सप्रेशन दिया। अगर शेंदाई के फेस पे वो ब्लैंक एक्सप्रेशन नहीं होता तो शायद उसे लगता कि ये एक टॉन्ट था। जू मोयू बोला, उस वक्त तो सबको लगा था कि जू चेंगचेंग ने उसे परमानेंट मार्क कर दिया है। ना मैं ना मेरी फैमिली ये एक्सेप्ट कर पाते। शेंदाई ने सीधा जू मोयू की आंखों में देखते हुए कहा, पर अब तो सबको पता है ना कि वो सिर्फ एक टेम्पररी मार्क था और वो दोनों शादी भी नहीं कर रहे। जू मोयू ने बस कोल्डली जवाब दिया, उसका क्या फायदा? मुझे ऑलरेडी जो चाहिए था वो तो मैं ले चुका हूँ। शेंदाई ने अपने आप को संभालते हुए थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के पूछा, पर तुम तो उससे पसंद करते थे ना, उसके साथ शादी करना चाहते थे ना, राइट? जू मोयू थोड़ा हंसा, जैसे एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहा हो। फिर बोला, एस क्लास ओमेगा ढूंढना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। और बस इस एक सेंटेंस ने शेंदाई के अंदर सब कुछ ठंडा कर दिया, जैसे किसी ने उसके दिल पर आइस रख दिया हो। उसके लिए शादी एक सपना थी, पर जू मोयू के लिए शादी सिर्फ एक डील थी, एक ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस मर्जर। शेंदाई को अब जाके फाइनली समझ आया था कि जू मोयू का यू बायुए को पसंद करने का क्या मतलब था। वो कोई प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक बिजनेस फ्लैटरी थी, एक रिप्रोडक्टिव वैल्यू का एक्नॉलेजमेंट और जू चेंगचेंग को चुभने वाला एक थॉर्न। और उस मोमेंट पे उसे खुद पे हंसी आई। मैं इतना परेशान था सोच के कि कहीं जू मोयू भी तो ना मिलने वाले प्यार से नहीं गुजर रहा। कितना बेवकूफी भरा थॉट था ना ये। वो सिर्फ एक कॉमन इंसान था, पर टॉप अल्फाज, उनके पास तो फीलिंग्स ही नहीं होती। यू बायुए का वो शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहा था कि टॉप अल्फाज के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती। अगले दिन उसकी दादी की सर्जरी का दिन भी आ गया। शेंदाई का दिल पूरा दिन बेचैन था, पर फिर भी उसने अपनी ग्रैंड माँ के सामने खुद को चीयरफुल दिखाया। उसने उन्हें फिर वो क्यूट पांडा के वीडियोस भी दिखाए ताकि उनका मूड हल्का हो जाए, ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। चेंग राउजे जू मोयू का असिस्टेंट भी साथ में था, पेपर वर्क और प्रोसीजर्स संभालने में मदद करता हुआ। उसी मोमेंट पे शेंदाई ने दिल से जू मोयू के लिए एक और बार फिर ग्रेटिट्यूड महसूस किया। बुजुर्गों के लिए बीमारी के वक्त सपोर्ट सबसे जरूरी होती है, और अगर चेंग राउजे ना होता तो शायद वो अकेला ही सब कुछ झेल रहा होता। जैसे ही दादी ऑपरेशन थिएटर में गई, शेंदाई मन ही मन में हर भगवान, हर पावर को याद कर रहा था कि प्लीज सब ठीक हो जाए। तभी चेंग राउजे उसके पास आया और एक सॉफ्ट रीअश्योरिंग टोन में बोला, इंजीनियर शेन, इतना टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर्स को पूरा कॉन्फिडेंस है कि सर्जरी सक्सेसफुल होगी, आपकी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शेंदाई ने उसकी तरफ देख के जेन्युइनली कहा, थैंक यू असिस्टेंट चेंग, आपने सच में इतनी हेल्प की। चेंग राउजे बस हल्का सा मुस्कुराया, बोला,
ये तो मेरा काम है, मुझे करना ही चाहिए। पर शेनदाई को फिर भी गिल्ट हो रहा था कि एक इतने रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को ऐसी छोटी मोटी कामों पे लगाना। फिर भी चेंग राउजे की प्रोफेशनलिज्म और पेशेंस देख के वो दिल से ग्रेटफुल था। वो बोला, जब दादी की कंडीशन स्टेबल हो जाएगी तो मैं आपको जरूर डिनर पे ले जाऊंगा। चेंग राउजे हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो ठीक है, फिर मैं आपकी ट्रीट हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन उसकी आंखों में शेनदाई के लिए थोड़ा रिग्रेट भी था कि ये बंदा इतना सॉफ्ट हार्टेड है, तो फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में क्यों डाला गया। जू मोयो जैसे बॉस का कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनना, ये थॉट उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। शेनदाई ने घड़ी देखी और सॉफ्टली पूछा, तुमने अभी तक लंच नहीं किया है ना? चेंग राउजे बोला, आपने भी तो नहीं किया होगा, राइट? मैं नियर बाई से 2 टेक अवेज ले लेता हूँ, वापस आके साथ बैठ के खाएंगे। शेनदाई ने स्लाइटली हेड नोट किया, बोला, ठीक है, फिर से तकलीफ दे रहा हूँ तुम्हें। चेंग राउजे हंसते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं सर, डोंट मेंशन इट। चेंग राउजे के जाने के बाद शेनदाई ने आंखें बंद करके वहीं वॉल पे सर टिकाया। कल रात से नींद पूरी नहीं हुई थी और अब जब सर्जरी स्टार्ट हो चुकी थी तो उसका स्ट्रेस्ड नर्वस सिस्टम थोड़ा रिलैक्स करने लगा। पर जैसे ही उसकी आंखें धीरे से बंद हो रही थी, एक छोटी सी हिचकिचाहट भरी आवाज उसके कानों तक आई, अदाई। धाड़। उसके लिए ये आवाज किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। उसकी आंखें एकदम खुल गई। उसके ब्लर्ड विजन में एक सफेद सा पतला सा फिगर नजर आया और जैसे जैसे वो चेहरा क्लियर होने लगा उसे घिन आने लगी। वो बंदा शक्ल से तो स्टिल हैंडसम था, सालों ने उसके चेहरे पे कोई निशान नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे और ज्यादा एलिगेंट बना दिया था। पर जिस इंसान के दिल में जहर हो, उसका चेहरा कितना भी सुंदर हो, अंदर से तो सिर्फ जहर ही रहेगा ना। शेनदाई के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने धीरे से अपने फिस्ट बंद किए और आंखों में नफरत भर के उस इंसान को देखा। वो था उसका ओमेगा फादर शेनकिन। उसके लिप्स से निकला बस एक ठंडा सवाल था कि तुम्हें ये जगह कैसे पता चली। शेनकिन का चेहरा एक अजीब सी बेचारी और शिकायत भरे एक्सप्रेशन से भरा था, जैसे दुनिया ने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की हो। बोला, मुझे पता था तुम मुझे देखना नहीं चाहते, इसीलिए मैं तुम्हारे ऑफिस पे वेट करता रहा और फिर तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। शेनदाई का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसका पूरा बॉडी कांपने लगा। बोला, मैंने फोन पे क्लियरली नहीं बोला था क्या? तुम चाहते क्या हो? शेनकिन ने रेड आंखों से उसे देखते हुए बोला, अदाई, मैं कुछ नहीं चाहता, बस अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तुमसे पूछना चाहता था कि सर्जरी कब तक चलेगी। शेनदाई का बस चलता तो जमीन फाड़ के उसे उड़ा देता। बोला, अब याद आया कि तुम्हारे पास माँ भी है। जब तुमने वो सब किया था तब सोचा था कि अपने बुढ़ापे में माँ बाप कैसे जिएंगे। उसने हमेशा सोचा था कि अगर कभी ये इंसान उसके सामने आया तो वो बिल्कुल कोल्ड और स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन उसका दिल अब भी उसी तरह टूट रहा था। ये आदमी जिसे वो कभी सबसे करीब समझता था, अब उसका सबसे बड़ा दर्द बन चुका था। शेनकिन की आंखों में आंसू थे और आवाज गिल्ट से भरी हुई थी। वो बोला, अदाई, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था ये सब हो। उसने कहा था कि ज्यादा पैसे मिलेंगे। बस करो। शेनदाई का पेशेंस छट गया। बोला, ग्रैंडमा का ऑपरेशन ठीक हो जाएगा, मैं खुद उनका ख्याल रख लूंगा। हम दोनों तुम्हारे बिना जी रहे थे और अब भी जी लेंगे। तुम्हें उस वक्त हमें छोड़ दिया था ना, अब दोबारा लौटने की जरूरत भी नहीं है। शन की आवाज फट गई। बोला, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं था, सोचा था पैसे जमा करके वापस आऊंगा। एक मौका दे दो बेटा, तुम्हारा काम हेक्टिक है, ग्रैंड माँ को कौन संभालेगा? क्या कोई नर्स कभी फैमिली जैसी केयर दे सकती है? शेनदाई की आंखें जलने लगी। बोला, फैमिली? तुम फैमिली कहने लायक हो क्या? पर तभी शेनकिन ने बोला, तुम्हारी ग्रैंड मदर मुझे याद करती है। पिछली बार कॉल पे गुस्सा थी, पर मुझे समझ आया कि वो अब भी मुझे मिस करती है।
शन दाई के लिप्स हल्के से कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया। क्या ये बात सच थी? ऑफ कोर्स थी। वो जानता था कि जब दादी ने उसे कुछ दिन पहले उस इंसान का नाम लिया था, तभी उनका दिल पिघल गया था। आखिर जितना भी गुस्सा हो, वो आदमी उनका बेटा ही तो था ना। और आज जब उनकी जिंदगी एक नाजुक मोड़ पे थी, तो वो अपने उस बिछड़े हुए बेटे को दोबारा देखना चाहती ही होंगी ना। अगर शंदाई के दिल में इतनी नफरत और रेजिस्टेंस ना होती, तो ये आदमी, उसका सो कॉल्ड फादर, शायद कब का उनके सामने आ चुका होता। फिर एक बार शेनकिन ने रोते हुए आवाज में रिक्वेस्ट की, दाई प्लीज एक मौका दे दो अपने फादर को। तुम्हारी ग्रैंडमा को इस वक्त मेरी जरूरत है। शंदाई के पास अब ना हिम्मत बची थी, ना पेशेंस। ऑपरेशन रूम के डोर से उसे खींचना भी मुश्किल लग रहा था। फिलहाल वापस जाओ, उसने थक के कहा। ग्रैंडमा के डिस्चार्ज के बाद अगर वो तुमसे मिलना चाहे तब बात करेंगे। शेनकिन ने डेस्परेट आवाज में बोला, बस एक बार देख लूंगा आज, बस एक बार। मैं दूर ही रहूंगा। वो एनेस्थीसिया में होंगी ना, कुछ फील नहीं करेंगी, प्लीज। शंदाई ने अंदर ही अंदर हार मान ली। उसे पता था ये सिर्फ कुछ लफ्जों से खत्म होने वाला रिश्ता नहीं है। खून का रिश्ता होता ही ऐसा है ना छोड़ा जाता है, ना पूरी तरह तोड़ा जाता है। चाहे शेनकिन का इंटेंशन जो भी हो, वो आदमी कभी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में नहीं था। और इस वक्त शंदाई के लिए सबसे जरूरी चीज थी उसकी ग्रैंड माँ की हेल्थ। शंदाई ने कुछ नहीं कहा और शेनकिन क्वाइटली कॉरिडोर के दूसरे एंड पे जाके खड़ा हो गया, एक ऐसे डिस्टेंस पे जो न ज्यादा करीब था न ज्यादा दूर। थोड़ी देर के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद शेनकिन ने धीरे से पूछा, तुम्हारी नौकरी ठीक चल रही है ना? लेकिन शंदाई ने सिर्फ नीचे देखा, कोई जवाब नहीं दिया। साइलेंस, लंबा अनकंफर्टेबल साइलेंस। और फिर चेंग राउजे फाइनली वापस आया, हाथों में लंच और 2 कप मिल्क टी लेके। इंजीनियर शेन, उसने हंसते हुए कहा, सॉरी, मुझे याद नहीं था कि आप क्या पीना पसंद करते हो, तो मैं मिल्क टी और पानी दोनों ले आया। थोड़ा शुगर मूड बेटर कर देता है। तभी उसकी नजर पड़ी कॉरिडोर के कॉर्नर पे और वो फ्रीज हो गया। उसकी आंखों में क्लियरली लिखा था, जैसे वो पूछना चाहता हो कि ये कौन है। शंदाई के चेहरे और उसके बॉडी स्ट्रक्चर में अपने फादर का 70% रिजेम्बलेंस था, लेकिन फिर भी शेनकिन में वो रक्त जाम नहीं थी। उनमें एक ओमेगा वाली सॉफ्टनेस थी। वो डेलिकेट थे, थोड़े फ्रजाइल भी। चाहे उनकी एज दिख रही थी, लेकिन ये बात डिनाई नहीं की जा सकती थी कि वो स्टिल अ रेयर ब्यूटी। बस एक ही नजर में चेंग राउजे समझ गया कि ये तो क्लियरली दिस मस्ट बी शंदाई के फादर। लेकिन शंदाई तुरंत बीच में बोल पड़ा, असिस्टेंट चेंग, मैं मिल्क टी लूंगा। ओ राइट। चेंग राउजे ने ऑकवर्डली स्माइल किया और बैग साइड में रख दिया। वो पूछना तो चाहता था, पर शंदाई के एक्सप्रेशन को देखकर कि ये टाइम नहीं है पूछने का। शंदाई ने भी सॉफ्टली कहा, ज्यादा मत पूछो, चलो खाना खाते हैं। चेंग राउजे ने भी आगे कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि शंदाई का पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जू मोयू और लॉयर चेंग से वो कुछ बातें सुन चुका था, और जैसे कि हर इललेजिटिमेट चाइल्ड की लाइफ में होता है, फैमिली ड्रामा काफी डीप था। उधर चेंगजिंग ने भी ऑकवर्ड फील करके अपना डिस्टेंस बढ़ा लिया, थोड़ा और कॉर्नर में खड़ा हो गया। लंबे 5 घंटों के बाद फाइनली सर्जरी खत्म हुई। जब नर्स ने शंदाई की तरफ देखा तो उसका एक्सप्रेशन ने सब कह दिया कि सर्जरी सक्सेसफुल थी। शंदाई की आंखों में एकदम से पानी भर आया, नोज में हल्का सा बर्न फील हुआ। उसने आंखों को ज्यादा जोर से ब्लिंक किया ताकि आंसू बाहर ना आ जाए, और तभी चेंग राउजे लिटरली ताली बजाने लग गया। एक तरफ शंदाई को कांग्रेट्स बोल रहा था और दूसरी तरफ डॉक्टर को शुक्रिया, जिसे वो भी फैमिली का एक हिस्सा ही हो। शेनकिन भी आ गया। अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा। दादी अभी भी एनेस्थीसिया के अफेक्ट में थी। आंखें थोड़ी अनफोकस थी, कुछ हल्की हल्की मरमर कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना या नहीं ये अभी भी क्लियर नहीं था। ऑपरेशन के बाद ग्रैंडमा को ऑब्जर्वेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया
और सब लोगों को बाहर वेट करने के लिए कह दिया गया। शेंदाई ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और डॉक्टर और नर्सेस को सिंसियरली थैंक किया। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उन्हें सब ध्यान से सुना। थोड़ी देर तक शेनकिन क्वाइटली वार्ड के विंडो के पास खड़ा रहा, अंदर झांकता रहा और फिर आंखों के आंसू पोंछ के साइलेंटली चला गया। शेंदाई मीनवाइल चेयर के पीछे झुककर बैठ गया, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। पूरा दिन इतना लंबा लगा जिसे हर सेकंड उसके दिल को घिस रहा हो। उसने मुश्किल से मुस्कुरा के बोला, असिस्टेंट चेंग, रियली थैंक यू। आपने पूरा दिन मेरे साथ हॉस्पिटल में बिताया। अब प्लीज आप घर जाके रेस्ट करो। चेंग राउजे बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम भी जाके थोड़ा रेस्ट करो, आईसीयू में वैसे भी अंदर एंटर नहीं कर सकते। शेंदाई ने थोड़ा अपना फेस वाइप करते हुए कहा, डॉक्टर कह रहे थे अगले 3 दिन ऑब्जर्वेशन होगा। अगर सब ठीक रहा तो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, पर मैं थोड़ी देर रुक के यहाँ रुकना चाहता हूँ। तुम पहले चले जाओ। चेंग राउजे ने फिर एक बार कंफर्म किया, श्योर ना, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? इट्स रियली फाइन, तुमने ऑलरेडी काफी हेल्प की है। और इतना कह के चेंग राउजे थोड़ी कंफर्टिंग बातें बोल के चला गया। शेंदाई ने थोड़ी देर और रेस्ट किया, फिर धीरे से उठ के वार्ड के डोर के पास गया। छोटी सी ग्लास विंडो से उसने अंदर झांका। बेड पे उसकी ग्रैंड माँ सो रही थी। वही एक इंसान जहाँ उसका बिलोंगिंग था, वही उसका घर भी था। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन देखी तो जू मोयू का मैसेज था। जियाओ चेंग ने बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, कांग्रेचुलेशंस। शेंदाई की आंखों में फिर से पानी भर आया। उसने टाइप करने की कोशिश की, लेकिन जब उसका हाथ नर्वस होता है तो वो गलतियां करता है। सो फाइनली उसने एक वॉइस मैसेज भेज दिया कि हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा गया, सिर्फ कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन चाहिए बिफोर शिफ्टिंग हर। मोयू, थैंक यू। बार बार जू मोयू ने उसकी मदद की थी, उसको रेस्क्यू किया था, और शायद इसी वजह से शेंदाई उस इंसान से इतना डीपली प्यार कर गया था कि अब उन फीलिंग्स का कोई इलाज ही नहीं था। और फिर जू मोयू का भी वॉइस मैसेज आया, तुम अभी हॉस्पिटल में हो? शेंदाई ने सॉफ्टली रिप्लाई किया, हाँ मैं यही हूँ, वार्ड में जा नहीं सकता, पर थोड़ी देर और यहीं रुकना चाहता हूँ। उसके बाद जू मोयू का दूसरा वॉइस क्लिप आया, मैं यहीं पास ही हूँ, आके देख लेता हूँ तुम्हें। शेंदाई ने मैसेज कंप्लीट होने से पहले ही स्टॉप कर दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो बार बार उस क्लिप को सुनता गया, हर एक लफ्ज के टोन, हर पिच को याद करने लगा। वो चाहता था कि श्योर हो जाए कि ये सपना नहीं है, कि जू मोयू सच में उससे मिलने आ रहा है। बस 15 मिनट के अंदर जू मोयू हॉस्पिटल पहुंच गया। शेंदाई ने 2 सेकंड तक बस उसे ब्लैंक स्टेयर दिया, फिर धीरे से उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाए और सीधा जाके उसके गले लग गया। ये पहली बार था जब उसने किसी के साथ फुल होश में ऐसे किसी पे रिलाय करने का मन किया था। ना फेरामोन हीट, ना कुछ और, सिर्फ एक प्योर नीड टू बी हेल्ड। जू मोयू इनिशियली तो शॉक्ड हुआ, फिर तुरंत ही उसकी आंखों में जेंटल वार्मथ आ गया। उसने एक हाथ से शेंदाई की कमर पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके सॉफ्ट बालों को लाइटली कैच किया। बोला, डर लग रहा था क्या? पर अब तो सब ठीक है। शेंदाई की आवाज लाइटली चोक थी, पर उसके चेहरे पर एक रिलीफ का ग्लो भी था। बोला, हाँ, डॉक्टर ने बोला सर्जरी एक्सपेक्टेशन से बेटर गई, दादी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। दैट्स रियली गुड। जू मोयू ने उसके लाल पड़ चुके आंखों को देखा और जेंटली उसकी आईलिड पर एक सॉफ्ट किस दे दिया। फिर बोला, तो अब रोना बंद करो, ठीक है? शेंदाई ने जिद भरी आवाज में बोला, मैं रो नहीं रहा। फिर उसने सिंसियरली आंखों में आंखें डाल के कहा, थैंक यू, इतनी अच्छी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स अरेंज करने के लिए। थैंक्स मोयू। जू मोयू ने सॉफ्ट मुस्कुराहट के साथ उसका चिन जेंटली उठाया, जैसे किसी प्यारे पपी को टीज कर रहा हो। ऑफ कोर्स, उसने कैजुअली कहा, तुम मेरे हो, तुम्हारे जितने प्रॉब्लम्स हैं अब वो मेरे हैं, मैं सब हैंडल करूंगा। शेंदाई की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसे जू मोयू की आंखों से निकली रोशनी सीधा उसके दिल तक पहुंच गई हो। पूरा दिल उससे भर गया था, लेकिन उसी वक्त एक गहरी उदासी भी उसके दिल में उठने लगी। वो लॉन्गिंग,
वो चाहत जो शायद कभी पूरी ना हो। तभी उसे समझ आया कि क्यों इतने सारे ओमेगास अपना सब कुछ दांव पे लगा के टॉप अल्फाज का अटेंशन पाना चाहते हैं। वो सोचता था कि ज़ू मोयू के लिए उसका अट्रैक्शन सिर्फ एक लैब एनकाउंटर का नतीजा था, कि वो बाकी ओमेगास से अलग था, कि वो किसी पे डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता था। पर अब उसे समझ आया कि इंस्टिंक्ट के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ ज़ू मोयू का उसके पास होना ही काफी था उसके अंदर की फीलिंग्स को जगाने के लिए। वो एक ऐसा अल्फा का इंतजार करता रहा जो सिर्फ उसका हो, सिर्फ उसके लिए हो। शायद आज का दिन ही ऐसा था कि जब उसका दिल बार बार लॉस, डेथ, सेपरेशन की सीन्स इमेजिन करता रहा और उसे लाइफ की फ्रेजिलिटी का असर भी फील हुआ। वो बंदा जो उसके सामने खड़ा था, उसे देख के उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज जाग उठी कि अब बस और नहीं। ना वो अपने इमोशन से भागना चाहता था, ना उन्हें दबाना, ना प्रिटेंड करना कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कि उनका रिश्ता कभी नहीं बनेगा। फिर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, अगर मुझे पता है कि ये नहीं होगा तो क्या फिर से मुझे कोशिश करनी चाहिए? साइंटिफिक रिसर्च में भी तो लोग सारी जिंदगी लगा देते हैं ना, और फिर भी फेलियर होता है, तो क्या वो ट्राई करना छोड़ देते हैं? अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो रिजल्ट हमेशा 0 ही रहेगा, लेकिन अगर मैं कुछ करूं तो शायद कोई और पॉसिबिलिटी हो। उसने फाइनली डिसाइड किया, मुझे ज़ू मोयू को अपना बनाना है और इस गोल के लिए अब उसे कुछ करना ही पड़ेगा। गाइस, तो अपना ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। गुड नाइट।